हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों के पीछे की खबर देने की कोशिश करते हैं। आज जिस मुद्दे पर, जिस इशू पर बात हो रही है वो बहुत ही अहम है। आपने देखा 2019 में देश में क्या क्या हुआ, ख़ास तौर पर नफ़रतें किस तरह से बढ़ाई गईं और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये सारी बहस चलाते रहे और कोशिश ये रही कि आप ये भूल जाएं कि मुल्क में 45 साल में पहली बार इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इतनी महंगाई है, किसान ख़ुदकुशी कर रहे हैं, इकॉनमी जो है वो हमारी बताई जाती है 3.5 साढ़े 4%, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं 1.5% पे रह गई है। हम बात करते हैं सुपर पावर बनने की, लेकिन हालत यह है कि हमने ख़ुद अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बुनियादी वजह जो है वो मुल्क के अंदर नफ़रत की पॉलिटिक्स है, जो समाज को, मुल्क को तोड़ने की कोशिशें होती रही हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीस अहमद खान साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरएसएस और बीजेपी के कार्यकलापों और उनकी एक्टिविटीज़ और उनके नज़रिए उसको और स्ट्रेटजी को काफ़ी हद तक नज़दीक से समझते हैं। काफ़ी आपने पढ़ा है, एक लंबे अरसे तक पत्रकारिता की है और हमारे कहने पर, रिक्वेस्ट पर आप तशरीफ़ ले आते हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अनीस अहमद खान साहब, बताइए कि ये अभी जब साल ख़त्म हुआ है, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एनआरसी के ख़िलाफ़, सीएए के ख़िलाफ़, यानी नागरिकता जो कानून नया आया है उसके ख़िलाफ़, एक ऐसा लगता है जैसे आंधी आ गई है, सैलाब आ गया है और वो रुक नहीं रहा है। तो उसमें अभी इनके पेंडोरा बॉक्स में और भी बहुत कुछ होने की बातें कही जा रही थी। दिसंबर में आने वाला था कॉमन सिविल कोड, लेकिन शायद सरकार इस झटके से ज़रा पीछे हट गई है। लेकिन मेरा अपना यकीन ये है कि ये सरकार जो कुछ तय कर लेती है उस पर ज़िद के साथ अपनी अना उसमें शामिल कर लेती है और वो अपने वोटर को सिर्फ हिंदुत्व के इसमें अंधे कुएं में घुमाती रहती है। आप क्या कहते हैं कि ये क्या सूरत बनेगी? अब आगे हम 2020 में एंटर हो गए हैं, क्या कुछ होने वाला है देश में? अभी तकरीबन 5 साल, 4 साल बाकी हैं इस सरकार को। देखिए साहब, उग्र हिंदुत्व तो आएगा जी। उग्र हिंदुत्व मीन्स के एग्रेसिव। हाँ। जिस तरीके से इन्होंने 370, 3 तलाक और तमाम चीज़ें की हैं, लिंचिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो लिंचिंग वगैरह ये लाए थे इसलिए हुई थी, इन्होंने ही कराई थी कि जिससे मॉरल डाउन हो, डर के बैठ गए लोग। जी, वो उन्होंने पूरा किया। और डिबेट्स में मुसलमान जो जिनको उल्मा कहते थे, ये दाढ़ी वाले बिठाल के बेइज्जती की। अब ये पूरी तरीके से उग्र हिंदुत्व लाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हो कि जो सीएए और एनआरसी पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो ये मत समझिए कि उस प्रोटेस्ट से इनको नुकसान हो रहा है। जैसा मेरी अपनी स्टडी है, इनको नुकसान भी नहीं हो रहा है। उस प्रोटेस्ट से इन्होंने अपनी 30% जो इनकी वोट है उसको पूरी तरीके से सिक्योर मजबूत कर लिया। उसकी बात यह है कि अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट देखें। नहीं साहब, इसी बीच में झारखंड में उनके खिलाफ वो आया है, रिजल्ट आया है। झारखंड में देखिए, आप कह रहे हैं वो तो नुकसान हो गया और आप कह रहे हैं फायदा हो गया। ये दोनों चीजें जरा मिलती नहीं। मैं समझता था कि सवाल आएगा कि झारखंड में नुकसान हुआ, और आप झारखंड में नुकसान की वजह बहुत सारी दूसरी थी। एक लिंचिंग थी, क्योंकि वहाँ लिंचिंग। दूसरी बात, जो आदिवासियों के इशू थे वो नहीं उठाए उन्होंने। तीसरी बात ये थी, जो सबसे मेन बात थी, कि बीजेपी में बंटवारा हो गया था कि जो वो झारखंड युवा मोर्चा के साथ लड़ी थी, यानी झारखंड स्टूडेंट मोर्चे के साथ, विद्यार्थी परिषद के साथ, जेएमएम के साथ नहीं, झारखंड विद्यार्थी मोर्चा के साथ लड़ी थी। वो उनसे अलग हो गया था वो, और अकेले लड़ी थी, इस वजह से हारी। और दूसरी बात, अपोजिशन था, वो एक मोर्चे पे लड़ा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे उन्हें नुकसान नहीं हुआ, आगे फायदा ही नहीं। आप नहीं, उस फायदे वाली बात, वो नुकसान हुआ होगा तो एक अलग बात है, लेकिन जो उनको अपना इंटैक्ट वोट है उनका 30%, उसको ये देखिए कि जो बिहार से बॉर्डर लगता है इनका, झारखंड का,
बिहार से, वहाँ पर ये 15 सीटें जीते 20 में से। अच्छा 20 में से 15 सीटें वहाँ जीते हैं। तो इससे लगता है कि जब बिहार में चुनाव होंगे उसी से आकलन किया जाएगा। तो वहाँ के चुनाव अलग हुए, यहाँ के चुनाव अलग हुए हैं। यहाँ जो चुनाव हुए हैं आपके झारखंड में जल जमीन और उनका जो वो था, वो उनका कल्चर था जल जमीन और जंगल। हाँ। और एक था सारना लॉ और दूसरा टेनेंट वाला था कि वो टेनेंट वाला सिस्टम खत्म करने की जा रहे थे लोग मल्टीनेशनल्स की वजह से, कि जो ज़मीन ली जाती है वो एक अलग मुद्दा था, उसको यहाँ नहीं जोड़ रहे। यहाँ अगर आप देखिए तो मुख्तलिफ अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस ने एक कल परसों एक बहुत बड़ी खबर छापी है। उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया है, बाकायदा नाम के साथ उसने वो रिपोर्ट छापी। उसमें ये देखा, पूरी रिपोर्ट में एक चीज़ नज़र आती है कि सब 10% आदमी जो वहाँ का जाट, गुजर और जो जिस तरीके के, वो इस बात पे है कि साहब ये गलत चीज़ है। बाकी सब कह रहे साहब, एक ने तो ये कहा कि भाई ये लोग आके हमारी रोजी रोटी मार रहे हैं, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं। दूसरे कह रहे हैं हमारी ज़मीनों पर कब्जा है, कोई कह रहा है कि चोरी डकैती बढ़ रही है इनके आने से। तो उससे लगता है, और सभी आखिर में जो बुराई भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं। तो इस बात से, इन सब चीज़ों से पता लगता है ये हिम्मत कहाँ से आती है कि सारी खराबियां देखते हुए भी ये जो लोग कह देते हैं मोदी जी ठीक कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी उन्हें, मतलब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो लोग मोदी के सब भक्त हैं जिन्हें कहा जाता है, वो कोई अचीवमेंट बताते हैं? वो अचीवमेंट नहीं साहब, इनका नेटवर्क है। अब आरएसएस को इसको समझना पड़ेगा। आरएसएस का ज़बरदस्त नेटवर्क है और हर तीसरे चौथे घर में आप आरएसएस को देखिए। मुस्लिम मोहल्ले में नहीं जाइए, हमारे आपका तो घूमना फिरना मुस्लिम मोहल्ले में, और जगह जाइए तो आप हर दूसरे तीसरे, मेरे सामने वाले फ्लैट में बड़े अच्छे हैं वो, हमारे यहाँ ईद बकरीद आते हैं, खाना खाते हैं, कबाब अगर घर में बनेंगे तो वो उनके यहाँ से हम भेजते हैं, वो खाते हैं, सब चीज़ करते हैं, कल्चर से मिला खाते हैं उनके। लेकिन उनके यहाँ आरएसएस का दबदबा है, आरएसएस का दबदबा है, और वो खुल के कहते हैं इस बात को, और हम खुल के समझते हैं कि तो वो चीज़ जो है उन्होंने जो फैला रखी, उसको अभी तक तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक विपक्ष एक मोर्चे पर नहीं आ जाएगा, एक मुद्दे पे आना चाहिए। और विपक्ष कहाँ रहा? वो तो पहले कहा जाता था कांग्रेस मुक्त देश बनेगा, फिर अब ऐसा लगने लगा शायद विपक्ष मुक्त होगा। ये तो अब ये एनआरसी वगैरह आकर के कहीं कहीं कांग्रेसी और ये सब लीडर नजर आने लगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि साहब ये किसी पार्टी का कुछ नहीं है, ये लीडरलेस स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है और इसमें इन अपोजिशन पार्टियों का कुछ बिल्कुल सही बात है। तो जब वो बस सही बात है, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इनका एजेंडा जो है, इनका एजेंडा 2020 में एक तो उग्र हिंदुत्व है, और उसके लिए कॉमन सिविल कोड लाएंगे, और दूसरा ये धर्म परिवर्तन जिसको कहते हैं, मजहब का जो चेंज होता था उसके ऊपर ही लॉ लाएंगे, क्योंकि इनका और से सोचते हैं बढ़ेंगे सोचते क्या, ये अभी तक इनको हारे जरूर है 2-3 जगह का। हम एग्जाम्पल देते हैं तो अब महाराष्ट्र एक साल में 5 स्टेट नहीं, महाराष्ट्र का देखिए तो महाराष्ट्र में शरद पवार का नाम आ रहा है कि शरद पवार की अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से आ रहे हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ वहाँ पे। वहाँ जो ठाकरे थे या वो इनके साथ सीएम बनना चाहते थे, अब उनके साथ या पवार, अशोक पवार, उनको पवार को देख लीजिए, अपने भतीजे को उन्होंने बनाई दिया, वो सीएम बनना चाहते, डिप्टी सीएम, वो सीएम, वो भी बन, वो ऐसे कोई चेंज, इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ कि जो जनता को हिला सके। इसके लिए संगठित तौर पे, एक यूनिटी के तौर पे अपोजिशन को लोगों के पास जाना चाहिए कि भाई ये है, ये है। अब मोदी देखिए सब मीडिया का बहुत असर होता है, मोदी मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, वो चीज़ जाती है तो लोगों को जो गांव देहात में वो समझ में आती है, वोट वो देते हैं। अच्छा, ये बात तो आपने बताई कि ये उग्र हिंदुत्व आएगा जी, जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, जो देश को सेकुलर मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं और बाकी रखना चाहते हैं, या जिन लोगों ने एक तरह से एक उम्मीद जाहिर की है कि नहीं हमारा मुल्क फिर भी उसी तरह से रहेगा जैसे हम पहले समझते रहे थे, वो लोग क्या करें? और इसको क्या उन्हें सिर्फ बर्दाश्त करना है या
उनको भी कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बनाना पड़ेगी स्ट्रेटजी, वरना ये जब कानून बन जाएंगे, कोई अपोजिशन नहीं रहेगा तो ये चलते रहेंगे। जिस तरीके से देखिए नोटबंदी के चल गई, आज भी परेशान है, टिल टुडे परेशान है नोटबंदी से। आज अब आप देखिए कितने जीएसटी से परेशान है। 2020 शुरू हुआ और 2 तोहफे आपको दिए उन्होंने, रेल का किराया बढ़ा दिया, इसके बाद गैस सिलेंडर का 20%। और कमाल ये है, मैं वही देख रहा था आज अखबार में, रेलवे का जो किराया बढ़ाया है। देखिए होशियारी बिल्कुल चाणक्य यहाँ है ये सरकार कि पर किलोमीटर बता रही है 5 पैसे, पर किलोमीटर बता रही है 6 पैसे, ताकि आपको झटका ना लगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सब्जी महंगी हो जाए ना और वो 250 ग्राम के रेट बताता है ताकि आपको ज़्यादा झटका ना लगे, वो किलो के रेट नहीं बताता। उसी तरह से ये सरकार 5 पैसे पर किलोमीटर, 10 पैसे किलोमीटर, ये 6 पैसे किलोमीटर बता रही है ताकि आपको झटका ना लगे और कोई और नया प्रोटेस्ट हमारे भाई। आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं आज से। गैस सिलेंडर चूंकि हम लोगों के यहाँ पे, आपके यहाँ भी पाइप गैस आती है और घरों में तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन 19-20 रुपए गैस के सिलेंडर। जब सिलेंडर पे बढ़ेंगे तो इस पे भी बढ़ जाएंगे, पाइप वाले भी बढ़ा देंगे, वो तो नहीं, उससे हर चीज रिलेटेड है, लेकिन कोई एजिटेशन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं, सिंपली उन्होंने बढ़ा दिए, अखबारों ने भी खबर दे दी, छुट्टी हो गई। तो जो ये है, तो ये बात आपने पहले कही ना कि स्टूडेंट्स ने उन्होंने उठाए, इन्होंने कोशिश की कि हिंदू मुसलमान हो जाए, वो नहीं हो पाए, दूसरी चीज़ हो जाए, वो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ ये पत्थर पे एक बड़ी करारी चोट पड़ी है। अब अपोजिशन इसको किस तरीके से लेती है, विपक्ष कैसे लेता, कांग्रेस कैसे लेती है, दूसरी पार्टी जो के हैं वो कैसे लेती है, वो पहले अपनी लड़ाई से फुर्सत हो जाए। अच्छा, आपको इस मुल्क के इतना सीरियस फेज से गुजरने के बावजूद क्या आपको लगता है कहीं मीडिया में सेंस प्रिवेल करेगी, कोई अच्छे काम करना वो चाहेंगे, कर सकेंगे, या ये वाकई सब बिक गए हैं, या ये आंधी थी जिसमें चले गए? देखिए साहब, मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो तो नहीं बिके हैं, लेकिन जब मालिक बिक जाए तो मीडिया यानी लोग पत्रकारों की वो नहीं समझता है, मजबूरी नहीं समझता। वो तो ये समझता है कि पत्रकार फिल्मों में जैसे देखते हैं वैसे होना चाहिए, या कुछ लोगों के नाम आते हैं पुराने जो हमारे उनके, लेकिन आज बिल्कुल बदल गई। उनकी भी रोजी रोटी का मसला है, उनको भी अपने घर चलाना है, उनकी सब चीज़ें हैं। नौकरी से कितने जर्नलिस्ट निकाले जा रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, सैकड़ों की तादाद में। अभी मैं आपको बताऊं, जो बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो मिसाल के तौर पर द वायर में चले गए हैं, या दूसरी जगह चले गए। मैं नाम लेके बता रहा हूँ, चूंकि ये लोग वो हैं जो पत्रकारिता वाकई करना चाहते हैं, लेकिन उनको उतने पैसे वहाँ नहीं मिल रहे, परेशान है। नहीं, पैसे तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ वो अपनी पत्रकारिता कर पाएंगे, लेकिन वो भी कब तक, कितने दिन तक, और क्या वो अपनी ज़रूरतें इसी तरह से पीछे रख करके सिर्फ पत्रकारिता के लिए सोच पाएंगे? ये एक बहुत ही तो पत्रकारों को खासतौर पर अब पहले क्या होता था, जो अखबार निकालता था वो संपादक होता था, तो वो पत्रकार होता था। आज संपादक, जितने भी संपादक हैं वो मालिक हैं जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई। वो चैलेंज के साथ कहते हैं, एडिटोरियल लिखने की बात छोड़िए, तो पत्रकारों को निकालने में वो बिजनेस कर रहे हैं। वो लिखने वाले तो उन्हें पैसे दे करके मिल जाते हैं, फुल पेज का विज्ञापन आते हैं, फुल पेज की हर चीज आती है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ के विज्ञापन होते, तो लिहाजा जो रूलिंग पार्टी वो किसी तरीके का मुद्दा लाएगी, कुछ दिनों तक चलेगा। और मीडिया जो है वो चूंकि बिजनेस हाउसेस के साथ चले गए, और बिजनेस हाउसेस सरकार को खुश रखना चाहती हैं, उन्हें अपने काम कराने हैं, उन्हें अपने ही काम कराने हैं। उन्हें जर्नलिज्म से कोई मतलब नहीं। वो जर्नलिज्म का मतलब एक अम्ब्रेला समझते हैं कि अम्ब्रेला हमारे पास, जिससे सरकार आके उनको वो उनकी सेवा कर देगी। ये बहुत ही खतरनाक दौर है किसी डेमोक्रेसी में, जहां जर्नलिज्म इस तरह की होने लगे। और जाहिर है, लेकिन ये कि सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोग कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की भी एक कोशिश है कि आप तक अच्छी और सही खबरें पहुँचें। इसी के साथ मैं आपसे आखिर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लें और फॉलो कर लें हमें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।